आप सभी का लॉर्ड कृष्णा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चे आगे हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? तो ऐसे व्यक्ति थे जो किसी राजा के समकालीन थे या किसी वंश के समकालीन थे, और हमने इसमें 4 क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश के समकालीन थे ये। दूसरा क्वेश्चन है चोल वंश के समकालीन थे। थर्ड क्वेश्चन है मौर्य के समकालीन थे, या फोर्थ है मुगल के समकालीन थे। दो के बारे में पूछा है, आर्यभट्ट या फिर वराहमिहिर। ठीक है जी, ये किसके समकालीन थे, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा है चोल, थर्ड है मौर्य और फोर्थ है मुगल। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये गुप्त साम्राज्य के अधीन थे, या कह दो गुप्त वंश के समकालीन थे। ठीक है जी, चंद्रगुप्त द्वितीय उसके समकालीन थे, आर्यभट्ट व वराहमिहिर। अच्छा, इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मुगल वंश है, मुगल वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछ लेगा कि मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। ठीक है जी, बाबर थे। बाबर जो फरगना के शासक थे, फरगना एक छोटा सा उस समय का राज्य था, वहाँ के शासक थे। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, भारत पर 5 बार। ठीक है जी, 5 बार आक्रमण किया। 5 बार के आक्रमण में वैसे आपको मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। पहला जो इसका आक्रमण था वो 1517 में था। ठीक है जी, फिर दूसरा आक्रमण इसका 1526 में था, जहाँ से मुगल वंश की नींव भारत में डली थी 1526 में। ठीक है जी, थर्ड था 1527, फोर्थ था 1528, और फिफ्थ था 1529, या 1528 और 1529। ठीक है जी, ये 4 आक्रमण या 5 आक्रमण भारत पर किए बाबर ने। पेपर में कई बार पूछा गया है कि बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किया है, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। फिर पूछ लेता है कि बाबर कहाँ का था, तो बाबर फरगना का था। ठीक है जी, 5 आक्रमण में पहला 1517 में था, यूसुफ जाई एक जाति थी उसके विरुद्ध था। फिर दूसरा 1526 में था, पानीपत की पहली लड़ाई। 1527 में था, 1528 में, और लास्ट में 1529 में। ठीक है जी, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए, बाबर था। मौर्य वंश का तो मैंने कल आपको बताया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, मौर्य वंश का जो संस्थापक है क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आर्यभट्ट वराहमिहिर ये गुप्त वंश के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। मैंने मुगल वंश पढ़ा, और मुगल वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था बाबर। बाबर कहाँ का था, फरगना का था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1517 में, दूसरा 1526 में, तीसरा 1527 में, चौथा 1528 में, और पांचवा 1529 में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि गुप्त साम्राज्य या राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या इसमें कला और स्थापत्य ज़्यादा थी, या साम्राज्यवाद का उदय ज़्यादा था, या इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार ज़्यादा था, या साहित्य कार्यों को संरक्षण दिया गया था? कौन से वंश में पूछा है, गुप्त राजवंश में पूछा है, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला था कला एवं स्थापत्य, दूसरा था साम्राज्यवाद, तीसरा है राजस्व एवं भूमि सुधार, चौथा है साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त राजवंश जो था जिसके संस्थापक श्री गुप्त थे, कल भी मैंने आपको बताया था, इसमें कला और स्थापत्य का बहुत ज़्यादा काम था। कला के बारे में बताया गया था, स्थापत्य के बारे में बताया गया था, कि इस पर ज़्यादातर फोकस किया गया। कौन सी राजवंश में, मौर्य राजवंश में। ठीक है जी, या गुप्त राजवंश में, गुप्त राजवंश में किया गया। अच्छा, इसमें से कुछ क्वेश्चन और पूछता है, जैसे कला की बात कर रहा है तो आपसे पूछ लेगा कि जी लाल किला कहाँ है। आपसे सिंपल पूछेगा लाल किला कहाँ है, हम कह देंगे जी लाल किला दिल्ली में है। ठीक है जी, पूरा नाम लिखूँ तो लाल किला कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। आपसे पूछेगा लाल किला, फिर पूछेगा आपसे पुराना किला कहाँ है, पुराना किले के बारे में पूछ लेगा, तो हम पुराना कह देंगे जी पुराना किला भी नई दिल्ली में है। ठीक है जी, फिर आपसे पूछेगा जी इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट के बारे में पूछेगा, तो हम कह देंगे जी इंडिया गेट भी नई दिल्ली में है। फिर आपसे पूछेगा संसद भवन कहाँ है, तो हम कह देंगे जी संसद भवन भी नई दिल्ली में है। संसद भवन के बारे में बात करता है तो कह देंगे संसद भवन भी नई दिल्ली में है। अच्छा, संसद भवन के अंदर एक गार्डन था जिसका नाम था मुगल गार्डन। संसद भवन के अंदर एक गार्डन था, नाम था उसका मुगल गार्डन, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है। ठीक है जी, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है, पहले था उसका नाम मुगल गार्डन। ठीक है जी, अब है अमृत उद्यान, अब उसका नया नाम रख दिया है,
और उसका नया नाम जो रखा है उसका नाम है अमृत उद्यान। जब मुगल गार्डन संसद भवन के अंदर था और संसद भवन नई दिल्ली में है, तो अमृत उद्यान भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। या आपसे ये पूछे कि अमृत उद्यान कौन सी भवन में है, तो संसद भवन में है। हमने पढ़ा लाल किला, लाल किला नई दिल्ली में है। हमने पढ़ा पुराना किला, पुराना किला नई दिल्ली में है। इंडिया गेट, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। संसद भवन, संसद भवन नई दिल्ली में है। संसद भवन के अंदर एक गार्डन था मुगल गार्डन, जिसका नाम बदल कर रख दिया अमृत उद्यान। क्या रखा था? अमृत उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। ये गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद। जो भी ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए कला और स्थापत्य बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश की स्थापना या संस्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, फिर दोबारा आज बता रहा हूँ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। बहुत आता है पेपर में, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पेपर में पूछ ले कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त। ठीक है जी। लेकिन गुप्त वंश की स्थापना पूछे, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर क्या है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइयान एक चीनी यात्री था। सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि फाइयान मोरक्को का यात्री था, फाइयान अरबी यात्री था, फाइयान कहीं अलग देश से आया था। आपसे पूछे फाइयान कहाँ का यात्री था, तो हम कह देंगे फाइयान एक चीनी यात्री था जो भारत में आया 405 से और 411 तक रहा। इस किसके शासनकाल में भारत आया, ये पूछा गया है। तो फाइयान जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड भी कह दो, और इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसके काल में भारत आया। कौन भारत आया? फाइयान। ठीक है जी। फाइयान कैसा यात्री था? चीनी यात्री था। 405 से 411 के बीच में रहा शासनकाल में। और भारत किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ठीक है जी। हर्षवर्धन की बात करूं, राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन की राजधानी पेपर में बहुत पूछते हैं, तो कन्नौज। ठीक है जी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। और हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। ठीक है जी। बाणभट्ट ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है आपसे पूछ ले, तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हर्षचरित है, उसमें किसका वर्णन किया होगा? उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया जी? हर्षवर्धन का वर्णन किया। कहीं कहीं हर्ष भी लिखा आ जाता है। ठीक है जी। हर्षवर्धन का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था इसका आंसर कि भारतीय नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य है? नहीं, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ठीक है जी। दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये तो वही हैं जिनके बारे में भी बताया। इनके दरबार में कौन आया था? ठीक है जी। उसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है बिल्कुल, क्योंकि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, 4-5 बात बता दूं, जैसे मैं आपको 4-5 बात बता दूं। पहला क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तमिलनाडु में पड़ता है कोयम्बटूर। अच्छा, ये अगला, भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन, और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ठीक है जी। 4 क्वेश्चन और पढ़े। पहला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें कि सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है जी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। कानपुर, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है जी। कानपुर के बारे में पूछ लेता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, याद रखना कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है जी। और भारत का बोस्टन, पेपर में पूछ ले कई बार, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद। दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन से काल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य वंश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है कुषाण वंश को कहा जाता है। ये वही कुषाण हैं जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे भारत में पहली बार। आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है जी। सातवाहन वंश है या गुप्त वंश है? अच्छा, मौर्य वंश के संस्थापक का क्या नाम था? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने कि मौर्य वंश के संस्थापक का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। कुषाण वंश के संस्थापक का क्या नाम है? कुजूल कटफिसस। कुजूल कटफिसस कुषाण वंश के संस्थापक का नाम है। ठीक है जी। सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम है सुमुख और गुप्त वंश का क्या है? श्रीगुप्त। दोबारा मैं लिख देता हूं, एक बार देखो। अगर पूछ ले मौर्य वंश के संस्थापक का क्या नाम है, तो हम कह देंगे उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कुषाण वंश के संस्थापक क्या नाम है, तो हम कह देंगे जी कुजूल कटफिसस है। कुजूल कटफिसस। अच्छा, आपसे पूछ ले सातवाहन वंश के शासक का नाम है या जिसने इसकी स्थापना करी उसका क्या नाम है? सिमुख है। अच्छा, गुप्त वंश की बात कर ले तो क्या आंसर होगा? श्रीगुप्त आंसर होगा। ठीक है जी। 4 पाए, चारों के संस्थापक या चारों वंश के संस्थापक लिखवा दिए मैंने। कि मौर्य वंश का कौन है, तो आंसर आप कह दोगे चंद्रगुप्त मौर्य है। कुषाण वंश का कौन है, तो आंसर आप कह दोगे कुजूल खटविसस है। सातवाहन वंश के कौन है, तो सिमुख है। और गुप्त वंश के कौन है, तो श्रीगुप्त है। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि स्वर्ण युग, इन चारों जो काल हैं उसमें स्वर्ण युग या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे स्वर्ण युग की बात कर ले चाहे स्वर्णिम काल की बात कर ले। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। क्वेश्चन ये है कि किस दक्षिण भारतीय शासक, सबसे पहले कि वो जो भारतीय शासक है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया वो किधर का है? दक्षिण का है। ठीक है जी। और उसको कौन सी नदी पर पराजित किया, तो हम कह देंगे जी नर्मदा नदी पर पराजित किया। तो कौन है इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 है पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पर पराजित किया था? ठीक है जी। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुलकेशिन द्वितीय। नदी की बात आई है तो आपको पॉइंट बता देता हूं। जैसे मैं बात करूं, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे एक शहर है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी, ठीक है जी, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है। अगर एक शहर दे रखा है सूरत और आपसे पूछ ले सूरत, हम कह देंगे जी ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है जी। एक शहर दे रखा है जिसका नाम है श्रीनगर, पूछ ले श्रीनगर किस नदी के किनारे है, हम कह देंगे जी झेलम नदी के किनारे है। ठीक है जी, झेलम नदी के किनारे। एक क्वेश्चन दे रखा है हमारी पवित्र नदी या पवित्र शहर अयोध्या, ये किस नदी के किनारे है, तो ये सरयू नदी के किनारे है। माँ सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। भगवान श्री राम की अभी मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है जी। अब सभी को पता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें अलग टाइप से बनाकर कि अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और आपसे पूछे अयोध्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, किस दक्षिण भारतीय शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सेकंड ने पराजित किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन का क्वेश्चन कराया था, उसमें पूछा था कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बना रखा था। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कन्नौज। ठीक है जी, कन्नौज पूछ लिया कि कन्नौज को बना रखा था, यूपी में है। थानेसर को बना रखा था, हरियाणा में है। दिल्ली को बना दे रखा था, हमारी कैपिटल है। ठीक है जी। अजमेर को बना रखा था, ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है जी। ऐसा कौन सा शहर था जिसमें हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को बनाया? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये
क्या है? ऑप्शन नंबर 4 आपको दे रखे हैं। पहला कन्नौज है, सेकंड थानेसर है, अगला दिल्ली है, अगला अजमेर है। ठीक है जी। तो दोबारा बता देता हूं कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की जो उन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था, उनकी राजधानी का नाम था कन्नौज। क्या नाम था? कन्नौज। और कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बाकी सभी 28 भारत में, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार, बिल्कुल सिंपल है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है जी। आपसे पूछ ले कितने राज्य हैं तो हम कह देंगे जी 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो हम कह देंगे जी 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी। आप कहोगे सर पहले तो 29 थे, हमने सुना है 29वां भी एक राज्य था जिसका नाम थे तेलंगाना। तेलंगाना, ये तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। ठीक है जी। 29 राज्य हो गए। लेकिन आपको बता दो बेटे, एक राज्य था हमारा जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। उस जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए वो पहले। ठीक है जी। राज्य था, अब उसको केंद्र शासित बना दिया, इसके 2 टुकड़ों में तोड़ा। एक इसका जम्मू कश्मीर बनाया और दूसरा इसका लद्दाख बनाया। ठीक है जी। दूसरा क्या बनाया? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी बनाया लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी बनाई श्रीनगर। ठीक है, जम्मू भी है लेकिन आंसर सिंपल आ जाए तो श्रीनगर। ठीक है जी, याद रखना। तो एक घट गया 29 में से एक, तो आंसर 28 हो गया। यही मैंने आपको बताया कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, वर्तमान में पूछ ले। एक 29वां जो राज्य था उस समय बना था आंध्र प्रदेश के अलग होकर, वो तेलंगाना था। वो बना था 2 जून 2014 को। ठीक है जी। लेकिन एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर, उसके 2 टुकड़े करे गए। एक जम्मू कश्मीर बनाया केंद्र शासित प्रदेश और एक लद्दाख बनाया। ठीक है जी। तो एक कट गया तो बच गए 28। तो भारत में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हर्षवर्धन के समय की राजधानी कौन सी है? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान, धार्मिक विद्वान था चीन का, नाम है ह्वेंसांग। ठीक है जी। किसके शासन काल में कहाँ आया? भारत आया। तो ह्वेंसांग का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। है से बनता है ह्वेंसांग और है से बनता है हर्षवर्धन। तो ह्वेंसांग किसके काल में भारत आया भाई? हर्षवर्धन के काल में भारत आया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त है। ठीक है जी। रेशम मार्ग की खोज करी थी कनिष्क ने। और गुप्त वंश का याद रखना श्रीगुप्त, लेकिन चंद्रगुप्त भी एक सबसे शक्तिशाली सबसे प्रसिद्ध राजा था गुप्त वंश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट किस राजा का दरबारी विद्वान था? बाणभट्ट के बारे में पूछा गया है। मैंने भी बताया था जब राजधानी बताई थी कि राजधानी कन्नौज है, तो ये भी बताया था आपको कि बाणभट्ट किस राजा के दरबार में कवि था। तो बाणभट्ट जिसका कवि था उसका नाम क्या है बेटे? हर्षवर्धन। ठीक है जी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के। अच्छा, पाल से मुझे एक क्वेश्चन आया, ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछ लेता है तो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। जैसे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य बताया था, गुप्त वंश का श्रीगुप्त बताया था, सातवाहन वंश का सिमुख बताया था, ऐसी एक पाल वंश है। और इस पाल वंश के संस्थापक जो हैं उनका क्या नाम है? गोपाल है। ठीक है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोणार्क, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोणार्क में किसका मंदिर है? भगवान सूर्यदेव का मंदिर है। ठीक है जी। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। 2 क्वेश्चन तो इसने अपने आप बना रखे हैं। ठीक है जी, कि कोणार्क जो है वो कहाँ पड़ता है? कोणार्क उड़ीसा में है। फिर अगली बार पूछ सकता है कोणार्क में कौन से भगवान की मूर्ति है या कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर? तो सूर्यदेव को समर्पित है। पूछा है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मा प्रथम। ठीक है जी, नरसिम्हा लिख रखा है यहाँ, ये भी कह देते हैं, वैसे नरसिंह वर्मन प्रथम कहते हैं इसे। ठीक है जी, कि सूर्य का जो मंदिर था कोणार्क में उड़ीसा में, उसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। ठीक है जी, पर आक्रमण किया था। ठीक है जी, तो किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो कौन से वंश थे वो? चोल वंश थे बेटे। ठीक है जी, और चोल याद रखना, चोल वंश के बारे में बता देता हूं कि चोल वंश के जो शासक थे वो शैव धर्म को मानते थे। कौन सी धर्म को? शैव धर्म को मानते थे और तंजौर में शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? तंजौर में। 2 बात याद रखना। ठीक है जी, कि चोल ये कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। अगली बात, ये कहाँ शासन करते थे?
तंजौर में शासन करते थे। और श्रीलंका पर भी आक्रमण किसने किया था? चोलों ने किया था। ठीक है जी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछ ले आपसे तो हम कह देंगे जी दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं उन संस्थापक का क्या नाम है? दंती दुर्ग। दोबारा क्वेश्चन सुन लो, श्रीलंका पर किसने आक्रमण किया? चोलों ने किया। ये कौन सी धर्म के हैं? शैव धर्म के हैं। ये कहाँ निवास करते हैं? तंजौर में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन है आपके पास, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन सेकंड, दंती वर्मन। ठीक है जी। तो कांची में जो कैलाश मंदिर है, पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कैलाश के मंदिर कहाँ है, तो ये कांची में है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने इनका निर्माण कराया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने भाई। क्वेश्चन है, निम्न में से राजवंश व शासक क्षेत्र में कौन सा गलत है? पहले आगे इसने राजवंश दे रखे हैं और साइड में इन्होंने शासन दे रखे हैं या शहर दे रखे हैं या कोई राज्य दे रखे हैं, कि बताना कि इसमें से कौन सा गलत है। तो बता दूं, चालुक्य तो वादामी और कल्याण वेगी दोनों में शासन करा था चालुक्य ने, बिल्कुल ठीक है। पांडे ने मुदेर में शासन करा था, ये बिल्कुल ठीक है। चोल दक्षिण भारत में, जैसे मैंने अभी तंजौर बताया दक्षिण भारत का हिस्सा है। ठीक है जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लव उड़ीसा में शासन नहीं करते थे। ठीक है जी। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है, चालुक्य, वादामी, कल्याणी वेगी और पांड्य का मुदेर और हमारा जो चोल का दक्षिण भारत, लेकिन पल्लव उड़ीसा में शासन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तंजौर के शिव मंदिर। अच्छा, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, शिव मंदिर की बात चल रही है। शिव मंदिर कहाँ पर है? तंजौर। 2 मिनट पहले अभी हमने पढ़ा कि तंजौर में शासन कौन करते थे? चोल करते थे। तो आंसर क्या है इसका? चोलों ने निर्माण कराया। कि तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोलों ने करवाया था। ठीक है जी। पल्लवों, ये क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है, पांड्य गलत है, राष्ट्रकूट। आंसर क्या है? चोलों ने तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट, अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो इसमें तो कुछ करना ही है, दंती दुर्ग है। ठीक है जी। दंडी भी कह देते हैं, दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट साम्राज्य के प्रवर्तक हैं या राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम दंती दुर्ग है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल राजाओं के किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो चोल राजाओं ने, चोल की बात चल रही है और अभी आपको बताया कि तंजौर में इन्होंने शिव मंदिर भी बनाया और इन्होंने तंजौर में शासन भी किया और फिर उसका धर्म भी पूछ लिया कि जी चोल साम्राज्यों ने किस धर्म को संरक्षण किया है। और अभी मैंने आपको बताया कि चोलों ने कौन से धर्म को माना था? शैव धर्म को। कौन से धर्म को माना था? शैव धर्म को माना था। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है ना, मैं रिपीट करता हूं इसको, कई बार पूछा गया है दिवस में से कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो हम कहते हैं जी ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है जी। ओजोन दिवस 16 सितंबर को है। अगला पूछ लेगा आपसे संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस पूछ लेता है, रेड क्रॉस दिवस। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। अच्छा, जो हमारे रेस ज़्यादा संबंधित है, पुलिस दिवस। कई बार पूछ लेगा पुलिस दिवस। पुलिस दिवस कब मनाते हैं? तो पुलिस दिवस आपका 21 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है जी। तीनों ध्यान रखना। ओजोन दिवस के बारे में आपसे पूछ ले कि जी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर आपसे बात कर लेगी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछे रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगर आपसे पुलिस दिवस के बारे में बात कर ले तो पुलिस दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ठीक है। जैसे ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, चोलों ने कौन से क्षेत्र में शासन किया था? तंजौर में शासन किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी, ये एक वंश था चालुक्य वंश, तो पूर्वी चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ये दे रखा है, मैं इसमें ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 है वातापी, ऑप्शन नंबर 2 है वेगी, ऑप्शन नंबर 3 है नागार्जुन कोड़ा और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें अमरावती। अमरावती के बारे में कल आपको बताया था, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है जी। ये याद रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ पूछा है पूर्वी चालुक्यों की राजधानी, तो पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी बेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसका, कि पूर्वी चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? वेगी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मध्यकालीन युग में निर्मित लंगराज मंदिर, आपके लिए बता देता हूं,
लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये कहाँ है, 4 ऑप्शन है। अगर थोड़ा बहुत आपने इसको करा हो, पढ़ा हो, तो लिंगराज मंदिर ऑप्शन नंबर दे रखा है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी मुंगेर और ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन में बताता हूँ एक बार कि खजुराहो जो है वो एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है वो? एमपी में। मुंगेर तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर? तमिलनाडु में पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। इसे राजस्थान का शिमला भी कह देते हैं, लिख रहा हूँ मैं, राजस्थान का शिमला भी कह देते हैं। ठीक है जी, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। तो एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और मैंने आपको यही बताया था कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कौन से शहर में है लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है खजुराहो के मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो के मंदिर एमपी में है। आपसे ये पूछ सकता है मुंगेर कहाँ है? तमिलनाडु में। और राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहते हैं। माउंट आबू पड़ता कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्कों की बात कर रहा है। मैंने अगली क्लास उसमें अगले क्वेश्चन में बताया भी था पिछले में कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है गुप्तों ने, ऑप्शन नंबर सेकंड है कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर थर्ड है मौर्य ने, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है मगध साम्राज्य। इनमें से कौन सा ऐसा वन था जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं? ठीक है जी, तो शुद्ध सोने के सिक्के जिसने जारी किए हैं, ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण वंश के संस्थापक पूछ ले आपसे किसे कहते हैं, तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजूल कटफिसस। क्या नाम था? कुजूल कटफिसस। ठीक है जी। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त, और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। और मगध वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। ठीक है जी। तो भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए। अच्छा, सोने का संकेत मैंने कल आपको बताया था, सोने का संकेत क्या होता है? एयू होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है जी। और इस 24 कैरेट को कितने प्रतिशत के बराबर माना गया? 100% के बराबर। कैसे कोई भी चीज जो शुद्ध है वो 100% में होती है, ऐसे ही सोना 24% में शुद्ध होता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। 2 कैरेट या चांदी होगा या तांबा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना। इस सोने का संकेत क्या है? एयू है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का है। 24 कैरेट बराबर 100% के बराबर होता है। और आभूषण बनाने में, तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट का प्रयोग होता है। और भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा यादव शासकों की राजधानी कौन सी है? ठीक है जी, यादव जो शासक थे उनकी राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है द्वार समुद्र, ये था। ऑप्शन नंबर 2 है वारंगल, ये थी। ऑप्शन नंबर सी है कल्याणी, और ऑप्शन नंबर डी है देवगिरी। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है यादव शासकों की राजधानी? तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है? तो बता दूं, यादव वंश की जो राजधानी थी उसका नाम था देवगिरी। क्या नाम था? देवगिरी। ठीक है जी, यादव वंश की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और उसने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तराइन की दूसरा युद्ध पूछा। तो आपको याद रखना चाहिए तराइन में कितने युद्ध हुए, दूसरा युद्ध है। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है जी, तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। किसने किसको पराजित किया, ये पूछ रहा है। सबसे पहले किसको किसने पराजित किया, ये तो बात की बात है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये युद्ध किस किसके बीच में हुआ, किस किसके बीच में। तो ऑप्शन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, महमूद गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो आपको बता दूं कि तराइन के सेकंड युद्ध में महमूद गजनी का कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। तो महमूद गजनी का कोई रोल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि इसमें महमूद गजनी आ रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन रह गए, 50-50 का चांस रह गया। और आपसे ये बिल्कुल आप अब तो बिल्कुल आराम से बता दो कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। और किसने किसको पराजित किया? अब हमें पता चल गया कि इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी तो हैं, ये दोनों तो हैं। अब ये नहीं पता किसने किसको पराजित किया। तो बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तो तराइन की पहली लड़ाई में हराया था बेटे, 1191 में, तराइन की
पहले युद्ध में हराया था। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में हुआ और किसने किसको हराया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अभी आपको बताया मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। अब पूछ लिया मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए ये पेरिस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इराक का शासक था। ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान का था। ऑप्शन नंबर डी ईरान का था। तो मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था बेटे? अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है जी। अफगानिस्तान की कैपिटल पूछ ले, राजधानी पूछ ले, काबुल को कहते हैं। किसको कहते हैं? काबुल को। ठीक है जी। ईरान तेहरान होती है, ईरान की है तेहरान, और इराक की राजधानी का नाम है बगदाद। क्या नाम है? बगदाद। तो याद रखना, इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और मोहम्मद गोरी कहाँ का था बेटे? अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी कहाँ का था? अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद, ठीक है जी, उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाने वाला त्योहार पूछा है, कौन सा है? तो पहला है ईद उल जोहा, सेकंड है मुहर्रम मनाते हैं, तीसरा है उल ईद फितर और है ईद उल मिलाद। ये चारों ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से पूछा है कि कौन से हैं जो त्योहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर है बेटे ऑप्शन नंबर डी, ईद उल मिलाद। जो त्योहार है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप सभी को मैं एक बार बता देता हूं कि अगर किसी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत हो या नोट्स लेना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा, दोबारा लिख भी सकते हो आप, और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूँ 8708910980। ठीक है जी। फिर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, 8708910980। ठीक है जी। व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी को नोट्स की जरूरत हो किसी भी प्रकार की तो आप इसे ले सकते हैं, कांटेक्ट कर लेना। ठीक है जी। व्हाट्सअप नंबर है। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया? अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसी प्रकार से कि बच्चा इसमें वो हो जाएगा, जैसे मुगल भी दे रखा है, तुर्क भी दे रखा है, अरबी भी दे रखा है, अफगानी भी दे रखा है। इन वंशों में से कौन सा ऐसा शासक था जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया? सबसे पहला आक्रमणकारी कौन था ये पूछा गया है। ठीक है जी। तो अफगानी हो सकते हैं, ये देखना है हमें, अरबी हो सकते हैं, ये देखना है हमें, तुर्क हो सकते हैं, ये देखना है हमें, या फिर मुगल। तो मुगल में तो बाबर था, बाबर तो 1517 में आया, तो ऐसा तो नहीं है, ये नहीं है। ठीक है जी। तुर्क ये भी नहीं है, अफगान भी ये भी नहीं है बेटे। ठीक है जी। तो कौन थे? अरबी थे। पहला अरबी 712 में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला मुसलमान अरब आक्रमण जिसने 1712 में, अभी बताया आपको, पहले बताया था मैंने कि कहाँ कहाँ का था वो शासक? अरब का था, अरबी आक्रमण शासक था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया। अब डेट भी बताई थी 1712 में। नाम आप बता दोगे, क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। ये पहला आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अरबी था। कब किया? 712 में किया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक का पूछा है, मोहम्मद गोरी हैं क्या? ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी हैं या फिर आपसे मोहम्मद बिन तुगलक हैं या कुतुबुद्दीन ऐबक हैं? तो आपसे पूछ ले गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बहुत अच्छा शासन किया। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करी 1206 में। ठीक है जी। कुतुब मीनार की नींव रखी, कई बार पेपर में पूछ रहा है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श का मतलब क्या होता है सर? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ऐसा शासक जो अपने शासन काल में, जो इसके शासन में रहते थे लोग, उनको लाखों का दान देता था। ठीक है जी। और मैं बांटता था गरीबों में जो इनके साम्राज्य में थे। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। चौगान खेलते समय मृत्यु हुई 1210 में, याद रखना 1210 में चौगान खेलते समय मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, और 1206 में इसने नींव रखी थी। ठीक है जी। गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बेटे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अच्छा बता देता हूँ, सबसे बड़ी दरगाह जैसे अजमेर में है, वहां भी सूफी संत रहते हैं। तो पूरे भारत में सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, पहला ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया। अब दिल्ली दूर नहीं, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है जी, याद रखना इसको क्वेश्चन को कि अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, ये शब्द किसने कहे? तो ये कहे थे निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है जी, या फिर ख्वाजा मुअद्दिन चिश्ती या शेख नसरुद्दीन महमूद। तो भारत में सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम है ख्वाजा मुअद्दिन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी कि भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक तो ख्वाजा मुअद्दिन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है। इसके साथ दो क्वेश्चन और मैं ऐड कर रहा हूं नवरोज के साथ। ये है लोहोवे रक्त की नीति। लोहोवे रक्त की नीति, लोहोवे रक्त की नीति किसने चलाई थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लोहो रक्त की नीति और नवरोज ये दोनों किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। आपसे लोहोवे रक्त की नीति पूछ ले, ये लोहोवे रक्त की नीति किसने चलाई थी? ठीक है जी, बलबन ने चलाई थी। आपसे पूछ ले नवरोज का त्योहार किसने रखा था? तो ये बलबन ने रखा था। भारत में नेहरू का पूछ ले तो फिरोज तुगलक। ठीक है जी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान के बारे में बता दूं, ये पहली मुस्लिम शासिका थी जो उसने शासन किया और पुरुषों की तरह टोपी पहन के आती थी अपने राज दरबार में। एक अच्छा शासन काल था रजिया सुल्तान का। ठीक है जी, और इन्होंने, डाकुओं ने इनकी हत्या करी थी 1240 में कैथल में डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या हुई रजिया सुल्तान की। और किसकी बेटी थी ये पूछा, इनके पिताजी का क्या नाम था? तो रजिया सुल्तान जिसकी पुत्री थी उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है जी, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, नसरुद्दीन महमूद शाह एक ऐसा शासक था गुलाम वंश का जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इतना गरीब था, इसको बनाया गया, नॉर्मली ऐसे ही बना दिया इसे, तो शासन कोई और कर रहा था, ऐसा टोपी सी का अपना जीवन निर्वाह करता था, तो ऐसे उसको बना दिया। और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तैमूरों की बात चल रही है कि तैमूरों ने दिल्ली पर कब अधिकार किया। तो सबसे पहले बताए कि दिल्ली पर अधिकार तैमूरों ने किया था, और दिल्ली से पुरानी राजधानी हमारी कोलकाता थी। तो सर्दियों का समय था तो तैमूरों ने आक्रमण किया था। फुल सर्दी पड़ती थी, बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कोहरा पड़ रहा था। और 18 दिसंबर 1398 को तैमूरों ने दिल्ली पर क्या कर लिया बेटे? अधिकार कर लिया। ठीक है जी, और अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैमूरों के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय जो दिल्ली पर शासन कर रहा था जब तैमूरों ने आक्रमण किया, ठीक है जी, भरी सर्दियों में 18 दिसंबर 1397 की बात है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो सुल्तान महमूद दिल्ली का शासन था। इसके साथ तैमूरों ने युद्ध किया और दिल्ली पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है जी, कई वंश होते हैं हमारे दिल्ली सल्तनत काल में, जैसे गुलाम वंश है, ठीक है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। ठीक है जी, तो ये वंश हैं, उनके वंश के संस्थापक हैं, आपको किसी दिन और भी बताया जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गाजी तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है तैमूरलंग। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गाजी तुगलक। ठीक है जी, गाजी तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, विजय। अच्छा, विजयनगर की बात चल रही है, आपको बता देता हूँ, विजयनगर का एक नया नाम बन गया है हम्पी। ठीक है जी, कर्नाटक में है। कर्नाटक में याद रखना, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है जी, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो होयसल था, ऑप्शन नंबर ए को बताना है, ये था क्या? ऑप्शन नंबर बी संगमा, तुलुवा। तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का नया नाम हम्पी है, कर्नाटक में है विजयनगर। ठीक है जी, इसका पूछा है कि प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर का प्रथम राजवंश था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, संगमा। ठीक है जी, क्या नाम है? संगमा विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछता है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो वह विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। अभी बताया था कि विजयनगर का तो नया नाम बन गया हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है जी, बेंगलुरु कर्नाटक में है, हुबली कर्नाटक में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, विजयनगर साम्राज्य का
पतन, पतन की बात कर रही, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? तो 4 लड़ाई दे रखी हैं। तालीकोटा का युद्ध दे रखा है, मुदुगल दे रखा है, तायचूर दे रखा है और दीवानी दे रखा है। और पूछ लिया कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ, तो बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन था वो तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ। ठीक है जी, विजयनगर खत्म हो गया और अब नई तरीके से बसा। इसका नया नाम हम्पी रखा। और हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक में। अच्छा, जैसे कुछ क्वेश्चन और पूछ लेता है, भारत के पर्वतीय नगर पूछ लेता है। ठीक है जी, कि आपसे पूछ ले, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ऊटी कहाँ है? ऊटी की बात कर ले, ऊटी कहाँ है? हम कह देंगे जी ऊटी पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है जी, आपसे पूछ ले नैनीताल कहाँ है? नैनीताल। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे अगर कहीं भी ज्यादातर आपको ताल दिखाई देना, आंसर आपको उत्तराखंड लगाना है। उत्तराखंड अगर कहीं भी ताल दिखाई दे, जैसे नैनीताल है, देवताल है, माला ताल है, राकस ताल है, खुरपा ताल है, सात ताल है, नौकुचिया ताल है, ज्यादातर ताल पे लगाना है उत्तराखंड। लेकिन एक याद रखना, भोजताल, ये एक झील का नाम है, पेपर में पूछ लेता है कई बार। भोजताल झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ऐसी 2 और हैं, जैसे एक आपसे पूछ ले सूरजताल, या एक आपसे पूछ ले चंद्रताल। ठीक है जी, इन दोनों तालों का भी याद रखना, सूरज ताल, चंद्र ताल, ये दोनों झील पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। ठीक है जी, ज्यादातर ताल उत्तराखंड में है। नैनीताल बताया, देवताल बताया, राकस ताल बताया, खुरपा ताल बताया, भीमताल बताया, ये तो है उत्तराखंड में। लेकिन आपको भोजताल याद रखना कि भोजताल कहाँ है, तो भोजताल एमपी में है। और सूरज ताल और चंद्रताल देखना है तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिहर वे बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दोबारा सुन लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है जी, उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो बाबर के बारे में मैंने बताया था, बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए हैं। और बाबर कहाँ का था ये बताया था। पहला आक्रमण 1517 में किया था, दूसरा 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है जी, ये आक्रमण थे बाबर के। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो बाबर ऑप्शन नंबर ए फरगना का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था जी? फरगना का रहने वाला था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? मैंने आपको बताया था, इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है 1526, 1556, 1757 और 1761, 4 ऑप्शन है। और पूछ लिया जी पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? ठीक है जी, तो सबसे पहले बता देता हूं आपको, पानीपत हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। और इसी में ही ये युद्ध जो हुआ था पानीपत का, वो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ? तो इस युद्ध में बाबर विजय हुआ। ठीक है जी, पहली बार तोपखानों का प्रयोग उस युद्ध में ही हुआ था। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। तीनों का वर्णन दे रखा है इसने कि भाई पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। सब अलग अलग शासक थे, लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई की बात कर रहा है तो उस समय बाबर और इब्राहिम लोदी थे। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ? तो युद्ध में विजय कौन हुआ? बाबर विजय हुआ पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है जी, और पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? सबसे पहले आपको बता देता हूं, पेपर में यही पूछ सकता है, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया। फतेहपुर में बुलंद दरवाजा तो अलग बात है, आपसे यही पूछ लेगा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है। सबसे पहले फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो आप कहोगे फतेहपुर सीकरी आगरा में है। कहाँ है जी? आगरा में। फिर आपसे पूछ लेगा फतेहपुर सीकरी में कौन सा दरवाजा है, फिर पूछ हम कह देंगे जी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। और ये वही बुलंद दरवाजा है जिसको किसकी जीत में बनाया था? गुजरात विजय की जीत में बनाया था, जहां सबसे पहले शासक ने समुद्र को देखा था। और उस शासक का नाम पूछा है, कौन से शासक ने देखा था। ठीक है जी, वही बता रहा हूं। पहला था अकबर, दूसरा था शाहजहां, तीसरा था जहांगीर और चौथा था हुमायूं। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको, एक बात याद रखना, बाबर, हुमायूं, अकबर
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? बाबर के पुत्र का क्या नाम है? हुमायूं। हुमायूं के पुत्र के क्या नाम है? अकबर। अकबर के पुत्र का क्या नाम है? जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम है? शाहजहां। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम है? औरंगजेब। या क्वेश्चन पूछ ले, अकबर के दादा का क्या नाम है? बाबर। जहांगीर के दादा का क्या नाम है? हुमायूं। शाहजहां के दादा का क्या नाम है? अकबर। औरंगजेब के दादा का क्या नाम है? जहांगीर। बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो आपको याद रखना है चेन से। सबसे पहले बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, का पुत्र अकबर, का पुत्र जहांगीर, का पुत्र शाहजहां, और फिर औरंगजेब। वैसे मुगल शासन का पतन माना जाता है कहाँ से? औरंगजेब से, लेकिन शासन तो चला था। अंतिम मुगल बादशाह बोलते हैं बहादुर शाह जफर को। ठीक है जी, 1857 के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था, वो अलग है। पहला पूछा गया है फतेहपुर सीकरी का दरवाजा किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी किसने करवाई? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजे भी किसने बनवाया? ये भी अकबर ने। अच्छा एक बात और, फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है, दोनों में भी डिस्टेंस है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके अंदर कौन सा? बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय की जीत में, जहां सबसे पहले अकबर ने किसको देखा था? समुद्र को देखा था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1582 में दीन इलाही धर्म। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दीन इलाही धर्म कब चलाया गया था? तो दीन इलाही धर्म चलाया गया था 1582 में। और दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो उस समय का शासक था कौन था? अकबर था। ठीक है जी, अकबर शासक था मुगल वंश का, जिसने दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, हल्दी घाटी का युद्ध, सबसे पहले याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दूं, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा बता दूं, मुगल किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेते थे ज्यादातर, ये अपने सेनापति को भेज देते युद्ध में लड़ने के लिए। तो अकबर का सेनापति राजा मानसिंह, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह अकबर की सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है जी, और इन्होंने युद्ध किया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी आपसे पूछ ले कहाँ है, तो हल्दी घाटी आपसे पूछ ले तो आप कह दोगे राजस्थान में है। ये युद्ध कब हुआ था? 1576 में। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मानसिंह था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में पंचमहल। अब एक बात बताओ मुझे, जब फतेहपुर सीकरी किसने बसवाया था? अकबर ने। तो उसके अंदर कोई पंचमहल हो, दीवाने आम हो, दीवाने खास हो, जोधाबाई का महल हो, या कोई और महल हो, उन सभी का निर्माण भी किसने करवाया होगा? अकबर ने करवाया होगा। ठीक है जी, तो फतेहपुर सीकरी का पंचमहल ये किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। ठीक है, क्लियर है बेटे? एक टू जेड बात क्लियर है इसमें कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, क्योंकि फतेहपुर सीकरी भी अकबर ने ही बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो भी अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है जी, और पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां बनाई? आगरा, और आगरा शहर की स्थापना भी की है। ऐसा शासक है जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर आगरा ले आया और आगरा की स्थापना भी की थी। अच्छा, फिर आप कहोगे सर ये तो नहीं है कि फतेहपुर सीकरी जब अकबर ने की है तो आगरा की स्थापना भी अकबर ने की, और ऑप्शन में भी दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि अकबर हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर बी है बाबर, ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर लोदी, और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम लोदी। तो आपको बता दूं कि वो शासक जो अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा लाया था और आगरा शहर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है? सिकंदर लोधी। गले की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि गले की बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? तो गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई थी, और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा लाए और आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से अब दिल्ली ले आया? वो दिल्ली से आगरा लेके गया था, आगरा की स्थापना की, लेकिन अब पूछ लिया है कि किस मुगल शासक ने राजधानी आगरा से कहां करी? दिल्ली। तो आगरा से राजधानी दिल्ली करने वाला मुगल शासक, उसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। ठीक है जी, जहांगीर के बारे में कहा जाता है, जहांगीर, इसके दरबार में न्याय की जंजीर थी। इसकी जंजीर थी न्याय की जंजीर। ठीक है जी, जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। औरंगजेब इसे जिंदा पीर कहते थे।
जिंदा पीर, पेपर में पूछ रहे हैं जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। न्याय की जंजीर, जहांगीर। ठीक है जी। और ये राजधानी आगरा से दिल्ली कौन लाया? शाहजहां लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चेतक। चेतक किस राजा के घोड़े का नाम था? ठीक है जी, पूछ लिया चेतक घोड़े का नाम था, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और फिर पूछा है किस राजा के घोड़े का नाम था? क्या ये शिवाजी के राजा नाम था? अच्छा, शिवाजी, याद रखना बेटे, शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। क्या नाम था? रायगढ़। शिवाजी। ठीक है जी। मराठा वंश के संस्थापक महाराजा शिवाजी। मराठा मराठा वंश के संस्थापक थे शिवाजी। ठीक है जी। शिवाजी की राजधानी पूछ ले रायगढ़, और कौन से वंश के थे? मराठा वंश के। फिर इसने पूछा है टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है जी। फिर उम्मेद सिंह, और फिर महाराणा प्रताप। तो चेतक जिस राजा के घोड़े का नाम था वो राजा थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखानों का प्रयोग किया? ठीक है जी। जिस युद्ध में इसने सबसे पहले तोपखानों का भारत में, जिससे कहते हैं कि भाई इसकी स्थापना हुई थी, इसकी धाक जली थी, ये कौन सा वो युद्ध था जिससे किसी धाक अपने भारत में जमाई? कौन से बाबर ने कौन से युद्ध में जमाई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इन्होंने पहली बार तोपखानों का प्रयोग किया, और जिसमें बाबर ने प्रथम बार अपने आप को भारत में शिफ्ट किया, या भारत में जो उसने अपने आप को बिल्कुल एकदम स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया है कि ताजमहल का डिजाइनर कौन था? ताजमहल का डिजाइनर कौन था? सबसे पहले आपको बता देता हूँ ताजमहल कहाँ है, पहले ये याद रखना है। ताजमहल आगरा में है। ठीक है जी, कहाँ है? आगरा में। अच्छा, फिर दूसरा पूछ लेता है ताजमहल किसने बनवाया था? तो हम कह देंगे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तीसरा पूछ लेगा कि ताजमहल का अब किसकी याद में बनाया गया था? तो मुमताज महल की याद में बनाया गया था। ये मुमताज महल, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज महल की याद में। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया। और पूछा इसके डिजाइनर कौन है? डिजाइनर की बात कर रहा है। जैसे आजकल कहते हैं ना आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट बनाएगा हमारे घर का डिजाइन। ठीक है जी, तो उस समय की आर्किटेक्ट की बात कर रहा है कि ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी रखा खुर्रम। ये शाहजहां को कहते थे। पेपर पूछे थे ये किसे कहते हैं? शाहजहां को कहते हैं। शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुर्रम कहा जाता है। ठीक है जी, ये याद रखना। शाहजहां स्वयं लिख रखा है, तो डिजाइनर नहीं था, इसने इसकी स्थापना करवाई थी शाहजहां ने, लेकिन डिजाइनर नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां है। शाहजहां का ये बचपन का नाम खुर्रम था, तो ये भी नहीं है। खिज्र खां है। ठीक है जी, ये भी नहीं है। उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां ताजमहल के कौन थे बेटे? डिजाइनर थे। कहाँ स्थापना करी? आगरा में। शाहजहां ने बनवाया मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई, या कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई? ठीक है जी, तो सबसे पहले इसने दे रखा ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। हमें पता है कि जी ताजमहल तो बनवाया था, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये तो अभी बताया था हमने 2 मिनट पहले। इससे पहले दिल्ली का लाल किला, ठीक है जी, दिल्ली में लाल किला है, लाल किला आगरा में भी है, प्रसिद्ध दिल्ली का है, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है जी। अगला है दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद ये भी शाहजहां ने बनवाई थी। अब है बुलंद दरवाजा, लेकिन बुलंद दरवाजा तो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है कि कौन सी इमारत है शाहजहां ने नहीं बनवाई? बुलंद दरवाजा नहीं बनवाया, क्योंकि बुलंद दरवाजे को अकबर ने बनवाया। ताजमहल ये शाहजहां है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां है, और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां है, लेकिन बुलंद दरवाजा कौन है? अकबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस, ठीक है जी, तख्ते हाउस की बात कर रहा है। प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया था? भारत में थे पहले तख्ते हाउस, कोहिनूर का हीरा भी भारत में था। एक मुगल आया और भारत में से इनको लूट कर ले गया। ठीक है जी, इस तख्ते हाउस को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन। तो कौन सा ऐसा था कि ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी पता होना चाहिए, तख्ते हाउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और कोहिनूर का हीरा भी किसने? शाहजहां ने। और इनको लूट कर कौन सा ले गया था? ऑप्शन नंबर बी नादिर शाह 1739 में। कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह लूट कर ले गया था 1739 में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बाबरनामा ये एक बुक का नाम है, किताब का नाम है, जैसे बाबरनामा। ठीक है जी, जैसे मैं एक यहाँ बुक लिख रहा हूँ अकबरनामा,
अकबर नामा। एक लिख रहा हूं हुमायूं नामा, हुमायूं नामा ये बुक के नेम है, ठीक है जी। ऐसे जैसे बाबर है, बाबर नामा है, ठीक है जी। अकबर नामा, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा जिसने लिखी उसका क्या नाम है? अबुल फजल, ठीक है जी। और बाबरनामा, बाबरनामा स्वयं किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ये दो क्वेश्चन है। बाबरनामा किसने लिखी? बाबरनामा बाबर ने लिखी, ठीक है जी। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। लेकिन कौन सी भाषा में लिखी, ये पूछा है इसमें। अकबरनामा बाबरनामा बाबर ने लिखी, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। ये खुद की आत्मकथा है, लेकिन जिस ये अलग दोनों ने लिखी है। ये हुमायूं की है, ये अकबर की है। अकबर का दरबार में था अबुल फजल, उसने लिख दी। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसने लिख ली, ठीक है जी। लेकिन बाबर ने नामा जो बाबर ने लिखी है वो कौन सी भाषा में लिखी? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा का भस्त्ना कह देते हैं करने वाला मुगल कौन था? तो सती प्रथा को नष्ट करने वाला मुगल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बाबर था, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं, सी अकबर और डी जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अकबर था जिसने सती प्रथा को गलत साबित किया या इसको हटाया। नेक्स्ट है, किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? बता रहा था अभी आपको कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। इन्होंने एक युद्ध ऐसा जमाया, तोपखानों का प्रयोग किया और अलग अलग चीजों का प्रयोग किया, और इसने इब्राहिम लोदी को उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है जी। इसने बाबर ने तो ने भारत में उसकी नींव डाली पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब बेटे? 1526 में। अगर आपसे पूछ ले पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। आपसे पूछ ले पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। वो पहला है, ये दूसरा है, और ये कौन से नंबर का है? तीसरा। ये आपसे पूछ सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब? 1526 में। बाबर इब्राहिम लोदी बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, अकबर ने हुमायूं को हराया था। बाबर का तीसरा पानीपत का तीसरा 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। याद रखना, हल्दी घाटी 1576। प्लासी की लड़ाई 1757, ठीक है जी। तालीकोटा का युद्ध 1760 65 जो भी है देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था, जिसे कहते हैं अंतिम मुगल सम्राट? 1857 में भी उसने युद्ध में भाग लिया, और उसके बाद अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। उसके पुत्र को उसी की आंखों के सामने दिल्ली में हत्या कर दी और कहा कि भाई अब इस मुगल के बाद किसी को भी मुगल नहीं माना जाएगा। सभी को जो इनके पुराने घर बने हुए हैं या पुराने महल हैं उनसे निकाल के दिल्ली में एक अलग जगह दी जाएगी। तो उसके बाद मुगल वंश को समाप्त कर दिया। अंतिम मुगल पूछा, अंतिम मुगल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीटी रोड बोलते हैं, ग्रांड ट्रैंक मार्ग कह देते हैं, कोलकाता से पेशावर तक है। इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया, या फिर शेरशाह सूरी ने करवाया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या बाबर ने? चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर 2 है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 3 है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो जीटी रोड जो कोलकाता से पेशावर है, इसके संस्थापक कौन है बेटे? शेरशाह सूरी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने 16 जून 1674 में ताज ग्रहण करके कौन सी उपाधि करी थी? तो हम कहते थे कौन से शिवाजी हैं? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो कौन सी उपाधि धारण की है? छत्रपति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने, शिवाजी ने 1674 में अपनी राजधानी किसको बनाया? कटारगढ़ को बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। संगोली को बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। पुरंदर को बनाया? बिल्कुल नहीं। रायगढ़ को बनाया, और उसको क्या कहते हैं? राजगढ़ भी कहा जाता है। रायगढ़ कह दो, राजगढ़ कह दो, बिल्कुल एक बात है। शिवाजी की क्या थी वो? राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? जब प्रधानमंत्री की बात चल रही है तो आपको पता है मंत्री को तो कोई मतलब ही नहीं है, छोटा पद है प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा। सचिव ये तो कुछ है ही नहीं। सामंत हो सकता है, पेशवा हो सकता है। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उनका नाम था गुरु गोविंद
सिंह। क्या नाम था बेटे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है जी। अंतिम कह दो, 10वें कह दो, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ, आनंद साहिब में हुआ, नांदेड़ में हुआ, या बिहार के पटना में हुआ? तो याद रखना, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था बेटे? पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था बेटे? पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म।